हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है हमारा ली सेल टेस्ट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ली सेल क्या होता है, किस लिए किया जाता है ली सेल टेस्ट, क्या सिम्टम्स हैं जब हमें ली सेल टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है, या ली सेल टेस्ट करने के मेथड्स क्या हैं, इसकी रिपोर्ट कैसे दी जाती है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको अच्छे से समझ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ली सेल टेस्ट यानी जिसका फुल फॉर्म है ल्यूपस एरिथेमेटोसस टेस्ट। ठीक है, ली सेल टेस्ट होता क्या है और क्यों करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको समझा दूं कि ली सेल जो है वो एक सेल है बॉडी की। मैक्रोफेजेस जो होती हैं वो सेल है जो कि क्या करती है कि जो ख़राब न्यूक्लियर प्रोटीन या न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको वो इनगल्फ कर लेती है, वो सेल। उस सेल को हम ली सेल बोलते हैं। ठीक है, और भी दूसरे तरीके की सेल्स होती हैं जो ली सेल की तरह काम करती हैं इनगल्फिंग का, उनको टार्ट सेल हम बोलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है ली सेल और टार्ट सेल में और क्यों हमें उनके डिफरेंस को समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है और माइक्रोस्कोपिकली भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है ली सेल वाली, इसमें जो बॉडी की खुद की सेल्स जो होती हैं वो डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल को इनगल्फ कर लेती हैं। तो ये सिर्फ ली सेल टेस्ट में ही नहीं बल्कि और भी दूसरी डिजीज़ होती हैं जिसमें कि ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई, अर्थराइटिस हो गया, ठीक है, और रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। उसमें भी यही होता है कि बॉडी की जो सेल्फ इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं वो अपनी ही सेल्स को इनगल्फ करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो जिससे बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने लगती है और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो देखते हैं हम क्या है। पहला पॉइंट है कि अ ली सेल इज़ अ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज दैट हैज़ फैगोसिटाइज्ड और एनगल्फ द डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अनदर सेल। जैसा कि मैंने बताया कि ली सेल जो है वो एक न्यूट्रोफिल है, या हम ये कह दें कि वो एक मैक्रोफेज है जो कि फैगोसिटाइज्ड होती है या इनगल्फ की जाती है। इनगल्फ या फैगोसिटाइज का मतलब है निगलना। ठीक है, निगल जाती है डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अनदर सेल, किसी दूसरे सेल का न्यूक्लियर मटेरियल जो डीनेचर्ड हो चुका है, जो कि अब सही नहीं है, उसको वो इनगल्फ कर लेती है। दे आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ली सेल बट ऑल्सो सीन इन सिमिलर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इनगल्फ करने की, ये और भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में दिखती है, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया। नेक्स्ट है कि दे आर एनालाइज बाय माइक्रोस्कोपिकली बट ऑल्सो विथ फ्लो साइटोमेट्री, यानी कि ली सेल टेस्ट का जो एग्जामिनेशन है ये हम माइक्रोस्कोपिकली भी कर सकते हैं स्लाइड पे स्मीयर बना करके, या फिर इसका फ्लो साइटोमेट्री एक एडवांस टेक्निक है उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्लो साइटोमेट्री जो टेक्निक है वो काफ़ी इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू काफ़ी हाई है, तो यूजुअली लैब्स में नहीं होता है ये। लेकिन माइक्रोस्कोपिकली वाला जो मेथड है वो एक इजी मेथड है कि आप इजीली इस बफी कोट को आप स्लाइड पे लीजिए, स्मीयर बनाइए और उसको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करिए, उससे पहले कि आप स्टेन कर लीजिए। ठीक है, तो इसलिए फ्लो साइटोमेट्री जो है वो एक एडवांस टेक्निक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दीज ली सेल शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टार्ट सेल, यानी कि ली सेल को कन्फ्यूज़ नहीं करना है टार्ट सेल से। अब देखते हैं अगले पॉइंट में कि टार्ट सेल क्या है। टार्ट सेल इज ऑल्सो फैगोसिटाइज्ड सेल बट इट इज़ नॉट होमोजीनियस, द क्रोमैटिन मटेरियल इज क्लियरली विजिबल। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से ली सेल होती है उस तरीके की टार्ट सेल भी होती हैं, लेकिन हमें कभी भी ली सेल और टार्ट सेल से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ली सेल में क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए ये सेल है आपकी, ठीक है, यहाँ पर ये डीनेचर्ड मटेरियल न्यूक्लियर मटेरियल इसमें एक्यूमुलेट है। ठीक है, ये कंडीशन क्या है इसकी, होमोजीनियस कंडीशन है, हमें कुछ भी विजिबल नहीं है। एंड सपोज कि ये दूसरी सेल है, ठीक है, ये इसमें न्यूक्लियर मटेरियल डीनेचर्ड पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्रोमैटिन जो है, ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो टार्ट सेल में जो है वो क्रोमैटिन जो है वो क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, ये क्लियरली विजिबल है, लेकिन ली सेल में क्या है वो विजिबल नहीं होगा, वो होमोजीनियस सेल होगी, और टार्ट सेल जो है उसमें क्रोमैटिन विजिबल होगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ली सेल और टार्ट सेल का, जो कि हमें पता होना चाहिए, और माइक्रोस्कोपी करने के टाइम पर इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी सेल्स वहाँ पे टार्ट सेल भी सीन होती हैं, तो हमें उनको एज अ ली सेल काउंट करके रिपोर्ट नहीं देनी है। बहुत ही केयरफुली हमें एग्जामिन करना होता है कि वेदर इट्स ली सेल और टार्ट सेल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ल्यूपस इरिथ्रीमेटोसिस। ठीक है, 4 तरीके के ल्यूपस इरिथ्रोमेटोसिस होते हैं, लीसेल टेस्ट होते हैं। पहला है हमारा सिस्टमैटिक ल्यूपस इरिथ्रीमेटोसिस यानी कि SLE, सेकेंड है CLE क्यूटेनियस ल्यूपस इरिथ्रीमेटोसिस, थर्ड है DIL ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस इरिथ्रीमेटोसिस एंड द फोर्थ वन इज नियोनाटल ल्यूपस इरिथ्रीमेटोसिस। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स ऑफ ल्यूपस इरिथ्रीमेटोसिस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ ली सेल। ली सेल के सिम्टम्स क्या होते हैं। पहला है इसमें बटरफ्लाई शेप्ड रैशेज। बटरफ्लाई शेप्ड यानी कि जो फेस है, फेस पे नियर द नोज एरिया जो है वो बटरफ्लाई शेप के रैशेज आ जाते हैं, बहुत ही डार्क रेड कलर के। ठीक है, वो रैशेज जो हैं ये इस चीज़ का सिग्निफिकेंस होते हैं कि इस इंसान को ली सेल का प्रॉब्लम या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है रेज्ड रेड पैच ऑन योर स्किन। फेस के अलावा स्किन पे भी रेड पैचेस आ सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे बटरफ्लाई की बात की गई है तो जो फेस चिक्स पे बटरफ्लाई शेप का ही रैशेस सीन होता है। और नेक्स्ट है कि रेज्ड रेड पैच ऑन स्किन, तो स्किन पे भी रेड पैचेस आ सकते हैं। थर्ड है इसका कि सेंसिटिव टू लाइट। ऐसे पर्सन जो होते हैं वो लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर वो धूप में निकलेंगे उनको सनबर्न हो जाएगा, इचिंग हो जाएगी, रैशेस हो जाएंगे। ठीक है, तो स्किन जो होती है ली सेल वाले पेशेंट की वो सेंसिटिव होती है लाइट से। नेक्स्ट है अल्सर इन नोज एंड माउथ। नोज और माउथ में अल्सर हो जाते हैं। अनदर इज अर्थराइटिस इन 2 और मोर जॉइंट्स। 2 से ज़्यादा बॉडी के जॉइंट्स में अर्थराइटिस हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी और टेंडरनेस रहेगी हमेशा। उसके बाद है इन्फ्लेमेशन इन लाइनिंग ऑफ हर्ट एंड लंग्स। हर्ट और लंग्स की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फेक्शन हो जाएगा। एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। जैसा कि हम जानते हैं, हमने जब अपने प्रीवियस वीडियो यानी 24 आवर यूरिन वीडियो का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें हमने बताया था कि ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर 24 आवर इज द क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन विच इज एक्सक्रीटेड अप टू 3.5 ग्राम, राइट। इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन दिस, अगर 3.5 ग्राम से ज़्यादा हो रहा है एक्सक्रीट, तो फिर वो आपको कोई भी मेजर किडनी प्रॉब्लम है या कोई भी दूसरी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 3.5 ग्राम पर 24 आवर जो थी वो लिमिट थी प्रोटीन एक्सक्रीशन की, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं पढ़ा है तो उसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप 24 आवर यूरिन को टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए लिया गया है कि एक्सेसिव एक्सक्रीशन अगर होगा यूरिन का तो भी प्रोटीन का, तो भी वो सिम्टम है, अंडर कंसीडर करते हैं कि वो ली सेल के अंदर है। नेक्स्ट है लो ब्लड सेल काउंट। ब्लड सेल काउंट जो है वो लो हो जाएगा। डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल को इनगल्फ कर रही हैं तो सेल्स की क्वांटिटी तो लो होनी ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉइंट को कोरिलेट करिए अपने समझने के हिसाब से कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। अगर आप रीज़न को जान के पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन एंटीबॉडी इन ब्लड। बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगी। जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी का ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है, डीनेचर्ड सेल्स को इनगल्फ कर रहा है, तो हमारी बॉडीज़ में उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म होगी। नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट ऑफ द सिम्टम इज रिजल्ट फ्रॉम अ ब्लड टेस्ट कॉल्ड ANA टेस्ट सजेस्ट दैट यू हैव टू मैनी एंटी न्यूक्लियर बॉडी। यानी कि जो हम ब्लड टेस्ट करेंगे उसका रिजल्ट आता है एक ANA टेस्ट, जिसका मतलब होता है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। ठीक है, ANA का मतलब है एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। तो हमारे ब्लड सेल के टेस्ट के रिजल्ट के हिसाब से ये टेस्ट होता है ANA टेस्ट, जिसमें कि पता चलता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये थे ली सेल के सिम्टम्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ली सेल को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं या ली सेल टेस्ट को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पहला है इसमें क्लॉटेड ब्लड मेथड। ठीक है, दूसरा है डिफिब्रिनेटेड ब्लड मेथड, थर्ड है साइट्रेटेड ब्लड मेथड एंड फोर्थ इज रोटरी मेथड। अब हम, ये तो इनके नाम थे, अब हम आगे इनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये क्या हैं, कैसे हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो है वो है क्लॉटेड ब्लड मेथड। क्या है ये? इट इज़ वेरी सिंपल मेथड। क्लॉटेड ब्लड मेथड जो होता है बहुत ही सिंपल मेथड होता है और यूजुअली लैब्स में यही डेली परफॉर्म होता है रूटीन में। ठीक है, नेक्स्ट है 10 ml ऑफ क्लॉटेड ब्लड इज प्लेस्ड इन वाटर बाथ इन 32 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 2 आवर्स।
यानी कि 10 ml क्लॉटेड ब्लड, क्लॉट ब्लड को हम 10 ml क्वांटिटी का क्लॉट ब्लड लेंगे, उसको हम वाटर बाथ में रखेंगे 32 डिग्री सेल्सियस के लिए, ठीक है, उस क्लॉटेड ब्लड को, और 1 to 2 आवर के लिए उसको प्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो क्लॉट होगा, मैश द क्लॉट विथ फाइन वायर, फाइन वायर से हम उस क्लॉट को मैश करेंगे, यानी कि उससे हम पास आउट करेंगे। द सेल एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द क्लॉट आर प्लेस्ड इन विंट्रोप हेमाटोक्रिट ट्यूब, तो जो मैश वायर से जो हमारा क्लॉट के बाद जो सेल्स निकलेंगी, उस सेल्स को अब हम विंट्रोप हेमाटोक्रिट ट्यूब में डाल के रखेंगे एट 2000 RPM फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट के लिए 2000 RPM पे हम जो वायर में से निकला हुआ जो क्लॉटेड ब्लड का सेल है, जो सेल्स ऑब्टेन हुई हैं, उनको हम विंट्रोप हेमाटोक्रिट ट्यूब्स में रखकर सेंट्रीफ्यूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि द बफी कोट इज देन केयरफुली रिमूव्ड विद फाइन ग्लास पिपेट स्मीयर्ड ऑन ग्लास। उसके बाद जो बफी कोट ऑप्टेन होगा, यानी कि विंट्रोप से जो हमने सेंट्रीफिकेशन किया है, अब सेंट्रीफिकेशन करने के बाद अब हमें बफी कोट ऑप्टेन होगा, तो उस बफी कोट को हम पिपेट की हेल्प से अपनी ग्लास स्लाइड पर प्रॉपरली स्मीयर करेंगे, ठीक है, उसकी स्लाइड बनाएंगे। एनी स्टेन ऑफ रूटीन इज सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद हम उसको कोई भी रूटीन स्टेन कर देंगे, लीशमेंट कर देंगे, जिम्सा कर देंगे, या कोई भी हम रूटीन स्टेन से उसको स्टेन करके उसको चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस या ली सेल्स आर देयर, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉटेड ब्लड मेथड। अब है सेकेंड हमारा डीफाइब्रिनेटेड ब्लड मेथड। इसमें क्या है कि द ब्लड इज कलेक्टेड इन फ्लेक्सिबल कंटेनर ऑफ अप्रोप्रिएट साइज इनटू विच सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ग्लास बीड्स इज प्लेस्ड। इसमें यह है कि जो ब्लड जो है उसको हम कलेक्ट करते हैं फ्लेक्सिबल कंटेनर में, यानी किसी कंटेनर में हम सफिशिएंट ब्लड को डिपॉजिट करेंगे, रखेंगे उस कंटेनर में, और साथ ही साथ उसमें हम ग्लास बीड्स डाल देंगे। एक कंटेनर में हम ग्लास बीड्स डाल देंगे और उसमें हम ब्लड को रखेंगे। नाउ ब्लड इज एडेड टू इट, रोटेट इन 8 शेप्स फॉर 15 मिनट्स। ब्लड डालने के बाद उसमें ग्लास बीड्स पड़ी हुई हैं, अब हम उस मिक्सचर को रोटेट करेंगे इन 8 डिफरेंट शेप्स फॉर 15 मिनट्स, ठीक है, मतलब हर तरीके से हम उसको रोटेट करेंगे, मिक्स करेंगे, 15 मिनट तक यही करेंगे। उसके बाद हम उस मिक्सचर को इंक्यूबेट कर देंगे 2 आवर्स के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस। इंक्यूबेशन होने के बाद स्मीयर इज मेड आफ्टर सेंट्रीफिकेशन स्टेन द स्लाइड विद ब्रिट स्टेन। इंक्यूबेशन होने के बाद हम जो बफी कोट हमारा ऑब्टेन होगा, इंक्यूबेट करने के बाद हम सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे, सेंट्रीफ्यूज़ करने से हमें बफी कोट ऑब्टेन होगा। यहाँ पर बफी कोट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, बफी कोट से ही स्मीयर बनती है ली सेल की, ठीक है। अभी मैं आगे आपको बफी कोट के बारे में बताऊंगी, पहले हम इस मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद हमें जो बफी कोट ऑब्टेन हुआ, उस बफी कोट को हम स्लाइड पे रख करके इसका स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, फिल्म प्रिपेयर करेंगे, एंड देन हम उसको रेड स्टेन से स्टेन कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डीफिब्रिनेटेड ब्लड मेथड। वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बफी कोट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बफी कोट जो है वो टर्म बार बार आ रहा है कि बफी कोट से स्मीयर बनेगा, बफी कोट से स्मीयर बनेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बफी कोट के बारे में जान लेते हैं। बफी कोट एक्चुअली में है क्या? बफी कोट जो है वो एक वाइट कलर, ट्रांसपेरेंट कलर की लेयर है जो कि ऑब्टेन होती है जब हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को, यानी कि EDTA वाइल में जो ब्लड हमने कलेक्ट किया है उसको क्लॉट करने के बाद जब हम सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज़ करने के बाद जो 3 लेयर डिवाइड होंगी, ठीक है। एक लेयर होगी सबसे ऊपर वाली प्लेटलेट की लेयर, नीचे वाली होगी RBC की लेयर, प्लेटलेट के बाद आती है बफी कोट की लेयर, ठीक है। बफी कोट में ल्यूकोसाइट्स होती हैं यानी कि WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद आती है लास्ट लेयर RBC की। तो बफी कोट जो है वो एक लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर है, जो कि क्लॉटेड ब्लड से ऑब्टेन होती है जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारी जो RBC आएगी वो 45% ऑफ टोटल ब्लड होगी, यानी जितना अमाउंट ऑफ ब्लड हम लेंगे वाइल में या टेस्ट ट्यूब में, उसमें 45% ऑफ टोटल ब्लड जो है वो RBC रहेगी, और 55% ऑफ टोटल ब्लड जो है वो हमारा प्लेटलेट रहेंगी। नेक्स्ट जो बीच की लेयर है 1%, लेस देन 1%, उसमें बफी कोट बनेगा जो कि ल्यूकोसाइट और उसमें प्लेटलेट्स रहेंगी। तो ये बफी कोट है और ये कैसे ऑब्टेन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बफी कोट के यूजेस क्या हैं, क्या सिग्निफिकेंस है बफी कोट का, ठीक है। तो बफी कोट का एक सबसे बेसिक और प्राइमरी यूज़ है कि बफी कोट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं DNA को, मैमल ब्लड का DNA जो है वो हम बफी कोट से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा क्या है कि बफी कोट जो होता है वो यूज होता है ब्लड पैरासाइट्स को डिटेक्ट करने में, ब्लड पैरासाइट्स को देखने में, ठीक है, जैसे कि मलेरिया हो गया,
लिशमानियासिस में लिशमानिया डोनोवानी हो गया, उसके बाद हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलाटम फंगल पैथोजेंस जो हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद ट्रिपैनोसोमास जो हो गया, ये सारे ब्लड पैरासाइट्स जो हैं ये इसी बफी कोट से ऑब्टेन होते हैं। उसके बाद क्या है कि एक सिग्निफिकेंस ये है बफी कोट का कि बफी कोट जो है वो आइडियल है यूज़ करने में व्हेन देयर इज़ इमरजेंसी नीड ऑफ प्लेटलेट की जब हाई इमरजेंसी डिमांड होती है उस टाइम पे हम बफी कोट को प्रिपेयर करके उससे जो प्लेटलेट्स निकल रही हैं वो जो है हमारी ईल्ड को एनहेंस करती है, प्लेटलेट की ईल्ड को। तो ये कुछ बेसिक यूजेस थे बफी कोट के, और बफी कोट कैसे बनता है, ठीक है, उसमें कौन सी क्वांटिटी जो है सेल्स हैं उसमें क्या उसकी कंसंट्रेशन है, ये चीज़ मैंने बताई। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दूँ कि बफी कोट जो होता है वो कलर वाइज वेरी करता है, यानी कि कभी वो प्योर ट्रांसपेरेंट होगा, कभी वो येलोइश में होगा, कभी ग्रीनिश में होगा। तो प्योर ट्रांसपेरेंट है अगर बफी कोट आपका, तो इसमें यू हैव अ गुड ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। अगर बफी कोट में न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो लिटिल बिट वो ग्रीनिश कलर का हो जाएगा बफी कोट जो है वो ग्रीनिश, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो लाइट ग्रीनिश अपीयर होती हैं, ठीक है। तो ये हम कलर वाइज भी बफी कोट को देखते हैं कि उससे हमें पता चलता है कि किस सेल की क्या कंसंट्रेशन है या हमारा बफी कोट जो है वो क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है। बफी कोट पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं अपना अगला पॉइंट जो कि है रोटरी मेथड इज़ द अनदर मेथड, ठीक है। ये क्या है कि 5 ग्लास बीड्स 3 mm इन डायमीटर आर एडेड टू हेपेरानाइज्ड ब्लड सैंपल, यानी कि 5 ग्लास बीड्स लेंगे, 1 2 3 4 5 ग्लास बीड्स जिनमें कि 3 mm उनका डायमीटर होगा, उसको हम हेपेरानाइज्ड ब्लड सैंपल में डालेंगे। डालने के बाद ट्यूब इज़ देन रोटेटेड एट 500 RPM फॉर 30 मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस। 500 RPM पे हम उसको रोटेट करेंगे 30 मिनट्स के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा टेक आउट बफी कोट एंड प्रिपेयर स्लाइड ली सेल आर सीन एट द एज ऑफ स्मीयर। उसके बाद हम वहाँ से अपने बफी कोट को ऑब्टेन करेंगे। ऑब्टेन करने के बाद उसमें हम स्मीयर को स्लाइड पर रखेंगे और स्लाइड में प्रिपेयर करेंगे। स्लाइड प्रिपेयर होने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। अच्छा, देखने के टाइम पर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है कि जो हमारी ली सेल्स जो होती हैं वो हमेशा हमारे स्मीयर के एज पर ही दिखाई देती हैं, ली सेल, ठीक है। दूसरा कि अगर हम ली सेल की कोई भी रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें उस रिपोर्ट को नेगेटिवली बताने के लिए, ये बताने के लिए कि उसको ली सेल की प्रॉब्लम नहीं है या ये डिसऑर्डर नहीं है, तो उसमें हमें 500 न्यूट्रोफिल्स को काउंट करना होता है। 500 न्यूट्रोफिल्स काउंट करने के बाद ही हम उस टेस्ट को नेगेटिव देंगे अगर उसमें ली सेल वाली कंडीशन यानी कि डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सीन नहीं हो रहा है। तो ये थे हमारे मेथड और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के बाद स्लाइड माइक्रोस्कोपी देखने के लिए कुछ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब मैं आपको एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को रिवाइज करा रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि ली सेल जो है वो न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस हैं जो कि क्या करती हैं, डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल को इनगल्फ कर लेती हैं। न्यूट्रोफिल यहाँ पे ली सेल की तरह टार्ट सेल भी होती हैं जो कि वो भी डीनेचर्ड मटेरियल को इनगल्फ करती हैं, लेकिन डिफरेंस इनमें सिर्फ यही होता है कि टार्ट सेल में क्रोमैटिन मटेरियल जो है प्रॉपरली विजिबल होता है और जो हमारी ये ली सेल है इसमें विजिबल नहीं होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ली सेल्स जो होती हैं वो 4 तरीके की होती हैं, SLE, CLE, NLE एंड DIL, यानी कि सिस्टमैटिक लूपस इरिथ्रीमेटोसिस, क्यूटेनियस लूपस इरिथ्रीमेटोसिस, नियोनाटल लूपस इरिथ्रीमेटोसिस एंड ड्रग इंड्यूस्ड लूपस इरिथ्रीमेटोसिस। ये 4 टाइप की थी। उसके बाद हमने सिम्टम्स पढ़े थे कि सिम्टम्स में बटरफ्लाई शेप रैशेज आते हैं स्किन पे या स्किन पे रेड कलर पैचेस बन जाते हैं। जो भी पेशेंट होता है वो लाइट से सेंसिटिव होता है। उसके बाद नोज़ और माउथ में अल्सर ऑब्टेन हो जाते हैं। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम सीन होती है, कुछ बॉडी में एक से ज़्यादा जॉइंट्स में स्वेलिंग होती है, ठीक है, टेंडरनेस रहती है बॉडी में। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग्स, यानी कि लंग्स में और हार्ट की लाइनिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यूरिन में प्रोटीन का ज़्यादा एक्सक्रीशन होने लगता है, ब्लड का काउंट लो हो जाता है और बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। और यहाँ ब्लड सेल के रिजल्ट से ANA टेस्ट बताते हैं जो कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि बॉडी में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स के बेसिस पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि SLE इफेक्ट जो था उसमें क्या था कि जॉइंट पेन, किडनी, ब्लड और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं सिस्टमेटिक वाले में, और क्यूटेनियस वाला जो है वो बेसिकली स्किन में प्रॉब्लम्स कॉज करता है। ड्रग इंड्यूस जो है वो समझ में ही आ रहा है कि ड्रग्स जो मेडिसिन लेंगे उसके इंड्यूस होकर के बॉडी में अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है तो वो ड्रग इंड्यूस के अंडर में आता है।
ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि बफी कोट जो है वो क्या है, हर जगह पे बफी कोट से स्मीयर बना रहे हैं, बफी कोट का मेथड अप्लाई करेंगे। तो बफी कोट क्या है, बफी कोट जो है जब भी हम EDTA एंटीकोगुलेंट के ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद ब्लड जो है वो 3 लेयर में डिवाइड होगा। पहला आता है प्लाज्मा का, देन आता है बफी कोट एंड देन आता है RBC। RBC जो होता है वो 45% ऑफ टोटल ब्लड होता है, यानी जो भी हम ब्लड ले रहे हैं उससे 45% जो है वो RBC आएगा। प्लेटलेट्स जो हैं यानी हमारी जो प्लाज्मा है जो है अप लेयर में वो 55% ऑफ टोटल ब्लड आता है। जो बफी कोट है वो लेस देन 1% होता है ब्लड का, उसमें ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स होती हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो बफी कोट है उसका एक्चुअल में यूज़ क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है बफी कोट का। तो उसको हम देखते हैं कि बफी कोट जो है वो यूज़ होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका प्राइमरी यूज़ यही है कि उससे DNA एक्सट्रैक्ट होता है। मैमेलियन ब्लड का DNA जो है वो बफी कोट से एक्सट्रैक्ट होता है। उसके बाद बफी कोट जो है वो हमारे ब्लड पैरासाइट्स के लिए यूज़फुल होता है, कि मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, ट्रोपोनिमा पैलेडियम हो गया, लिशमानिया डोनोमानी हो गया, या अगर और भी जो फंगल पैथोजेंस हैं उनको हम बफी कोट से पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि बफी कोट जो है वो एक आइडियल मेथड है कि जब भी कभी इमरजेंसी रिक्वायर्ड हो रही है प्लेटलेट की, तो भी हम बफी कोट से उसको कंप्लीट या फुलफिल कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक यूजेस थे, सिग्निफिकेंस थे बफी कोट के। उसके बाद हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे कि किस तरीके से हम बफी कोट किस तरीके से हम ली सेल को करते हैं। तो इसके मेथड से हमने पहला पढ़ा था कि क्लॉटेड ब्लड मेथड था एक, दूसरा था क्लॉटेड ब्लड मेथड। देख लेते हैं क्या था, रिवाइज करते चलते हैं सारा एक साथ। क्लॉटेड ब्लड मेथड में हम ये बहुत ही सिंपल मेथड होता है जिसको कि रूटीन लैब्स में परफॉर्म किया जाता है। 10 ml का हम ब्लड लेते हैं, उसको वाटर बाथ में रखते हैं, रखने के बाद हम उसको 1 to 2 आवर्स के लिए रखते हैं। वाटर बाथ का टेम्परेचर जो होता है 32 डिग्री सेल्सियस होता है। कोगुलेट होने के बाद क्लॉट होने के बाद हम उस क्लॉट को फाइन मैश वायर से पास आउट कराते हैं। ठीक है, पास आउट करने के बाद जो सेल मिलती है उस सेल को हम विंट्रोब हेमाटोक्रिट ट्यूब के अंदर डाल के रखते हैं। रखने के बाद हम उस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं 2000 RPM पे 5 मिनट के लिए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो बफी कोट हमारा ऑब्टेन होता है उसको हम स्लाइड पे लाते हैं। स्लाइड पे लाने के बाद उसको हम कोई भी रूटीन स्टेन कर देते हैं। तो ये था हमारा क्लॉटेड ब्लड मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड था हमारा डिफिब्रिनेटेड ब्लड मेथड। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड है उसको कलेक्ट करते हैं किसी कंटेनर में और उसमें हम ग्लास बीड्स डाल देते हैं। ब्लड और बीड्स डालने के बाद हम उसको 8 डिफरेंट शेप्स में 15 मिनट के लिए मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम उसको इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। इंक्यूबेट करने के बाद जो बफी कोट जो है वो हमारा ऊपर आ जाता है, उसको हम रिमूव करके उसको हम ऊपर आने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं रखने के बाद। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद वो क्लियरली विजिबल हो जाता है डिफरेंट लेयर्स में। उस बफी कोट को लेकर के हम स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड बनाने के बाद उसको हरिट स्टेन से स्टेन कर देते हैं। तो ये था हमारा डिफिब्रिनोजेनेटेड मेथड। उसके बाद लास्ट था हमारा रोटरी मेथड। रोटरी मेथड में क्या होता है कि हम 5 ग्लास बीड्स लेते हैं जो कि 3 mm की होती हैं, उसको हम हेपेरानाइज्ड ब्लड में ऐड करते हैं। ग्लास बीड को ऐड करने के बाद हम उसको रोटेट करते हैं 50 RPM पे आधे घंटे के लिए। हम उसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद हम उसको इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। इंक्यूबेट करने के बाद हमारा जो बफी कोट ऑब्टेन होगा उससे हम स्मीयर बनाएंगे और स्मीयर बना के हम उसको माइक्रोस्कोपिकली अपने ली सेल्स को देखेंगे। देखने के बाद हमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है हम जानने के लिए कि ली सेल जो होती हैं हमेशा एज पे होती हैं और रिपोर्ट को नेगेटिव देने के लिए हमें 500 न्यूट्रोफिल्स को काउंट करना पड़ता है। एक चीज़ और कि ली सेल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक मेथड से भी कैलकुलेट हो सकती हैं और इसके लिए फ्लो साइट्रोमेट्री मेथड जो एक एडवांस टेक्निक है जो कि रूटीन लैब्स में नहीं हो पाता है जस्ट बिकॉज इट इज़ मोर इकोनॉमिकल। तो ये एक अनदर मेथड है। तो ये था हमारा टॉपिक ली सेल का जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप घंटे को जब दबाएंगे ना तो आपको नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।